Hello students, a very good afternoon. Hope you all are good and giving your best for the upcoming JEE exams. So आज की जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं is there on your screen and that is mean free path. A very important topic of physical chemistry taken from class 11 chapter. Okay, you might have studied this particular topic in your physics also, that in heat and thermodynamics, right? सो अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, मीन फ्री पाथ। हमने क्लास 11th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर, और वहां पे जब हम पढ़ रहे थे तो देयर वी हैड डिस्कस्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने ये तो पढ़ लिया था कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस सो दे आर फ्री टू मूव and during their movement they will collide with each other. So this particular gaseous molecule, let us assume this is moving, all the gaseous molecules are moving, so this will collide with this one. After the collision, suppose this one hits this one, right? I hope ये समझ में आ रहा है कि gaseous molecule randomly एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, ठीक है? They also collide with the walls of the container, right? तो भैया collision तो होता है definitely, बट कॉलिजन के बाद क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, हम एक गैसियस मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, ये जाएगा किसी दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराने का फिर से ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, राइट? और किसी और तीसरे से टकराएगा। तो किसी भी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्री पाथ। कोई भी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में एक पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट डिस्टेंस इज रेफर्ड एज फ्री पाथ। तो भैया मीन क्या है? मीन हम लोग क्लास 5th 6th से ही पढ़ते जा रहे हैं। सो मीन फ्री पाथ आई कैन डिफाइन एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैसियस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। किसी भी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में एक गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा एक एवरेज डिस्टेंस जो ट्रेवर्स किया गया है, दैट इज नथिंग बट मीन फ्री पाथ, राइट? आई होप ये समझ में आया होगा। मीन फ्री पाथ सिंपली एवरेज डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय अ गैसियस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, राइट? तो आई होप मीन फ्री पाथ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं ये हमारा मीन फ्री पाथ कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, क्या या डिफरेंट थर्मोडायनामिक पैरामीटर पे डिपेंड करता है? किस किस थर्मोडायनामिक? विल इट डिपेंड ऑन प्रेशर, विल इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर? यदि हाँ तो कैसे डिपेंड करेगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बट उससे पहले कुछ अजम्पशंस की बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर चीजों को डिराइव करने से पहले we have to consider some assumptions. First assumption is जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल हैं उन सबको आइडेंटिकल में ट्रीट करने वाला हूं। दे ऑल आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, हैविंग डायमीटर d, यूनिफॉर्म डायमीटर d। सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल का डायमीटर d है, ठीक है? दे आर रिजिड, नॉन इंटरैक्टिंग, interacting, right? And all of them are moving with a uniform velocity v. All of them are moving with a uniform velocity v, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम जो भी बात कर रहे हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल के कॉलिजन की ही बात कर रहे हैं। तो भैया दो गैसियस मॉलिक्यूल कब कोलाइड करेगा? मान लेते हैं ये हमारा एक गैसियस मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर d है और जिसका रेडियस हो जाएगा d/2, राइट? इसका भी रेडियस हो जाएगा d/2। मतलब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को जस्ट टच करेंगे जब उनके सेंटर टू सेंटर के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस d होगा। So a molecule will either collide or will just touch each other when the center to center distance between the molecule is d। किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस अगर d, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर d रहा, center to center distance between the two molecules, identical molecule,
अगर उनके बीच का डिस्टेंस d रहा या d से कम रहा, तभी एक दूसरे को टच कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर पाएंगे, पक्का। तो अगर सिंपल सी बात है, हम ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है मेरा ये, और इसका रेडियस होगा d/2, ठीक है। इसका है ये d/2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है d, मीन्स यहां से ये डिस्टेंस जो है हमारा ये है d। इस डिस्टेंस जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करेगा, इस ऊपर वाले डिस्टेंस d के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल आएगा, आइदर उसको ये टच करेगा या उसके साथ कोलाइड करेगा, बशर्ते सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, d। एक बात समझने की कोशिश करते हैं, इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर, क्या इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d से छोटा है? डेफिनेटली ये हिट कर देगा। इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या d से ज्यादा? क्या ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को टच कर पाएगा जब ये मूव कर रहा होगा एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में? जी नहीं। तो आई होप आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कौन से मॉलिक्यूल हिट करने वाले हैं। ऊपर के मॉलिक्यूल आई होप क्लियर है। इसी तरह भैया नीचे का भी तो वही हाल होगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे ये उसको हिट करता जाएगा, वेदर ऊपर या नीचे, राइट। मतलब जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल मूव करते जा रहा है, एक ये अपने साथ एक सिलेंडर स्विप करते जा रहा है जिसका रेडियस r है, और उस रेडियस r में जितने भी मॉलिक्यूल फंस गए उनको ये हिट करने वाला है, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एज दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये अपने साथ एक सिलेंड्रिकल एरिया स्विप करते जा रहा है। इस डिस्टेंस d और इस डिस्टेंस d, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल आ गए ये सबके सबके साथ ये कोलाइड कर जाएगा, या उसको टच करेगा या उसको कोलाइड करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, राइट। जितने भी मॉलिक्यूल का सेंटर इस लाइन के नीचे लाई कर रहा होगा उसको ये टच नहीं करने वाला होगा। इसी तरह जितने भी मॉलिक्यूल का सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा उसको भी ये टच नहीं करेगा, उसके साथ भी कोलाइड नहीं करेगा, राइट। जिनका सेंटर इस इमेजिनरी सिलिंड्रिकल, ये जो मैं मानता हूं लाइन, इसके आइदर ऑन द लाइन और बिलो द लाइन लाई कर रहा होगा, ये सिर्फ एंड सिर्फ उसके साथ ही कोलाइड करेगा। तो क्या मैं एक कॉलिजन एरिया निकाल सकता हूं? कॉलिजन एरिया क्या हो जाएगा? सिंपली कॉलिजन एरिया विल बी or cross-sectional area in which this molecule will collide with another molecule is nothing but pi d square. I hope ये भी चमका होगा, right? चलिए, now this molecule is moving with a uniform velocity v. अच्छा भैया एक और एजम्पशन है कि अभी फिलहाल के लिए मैंने सारे मॉलिक्यूल को रेस्ट पे कंसीडर कर लिया है और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मैं मूव कराते जा रहा हूं। This particular molecule is moving and all the other molecules are assumed to be at rest, ठीक है। ये मॉलिक्यूल मूव किया, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल मूव करेगा क्या अपने साथ एक वॉल्यूम स्विफ्ट करता चला जाएगा, राइट। क्या वॉल्यूम स्विफ्ट करेगा? वॉल्यूम स्विफ्ट बाय दिस molecule in unit time, यूनिट टाइम पर सेकेंड की मैं बात कर लेता हूं। क्या हो जाएगा भैया? उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल V से। इट कैन बी रिटन एज पाई d स्क्वायर इनटू स्मॉल वेलोसिटी v। ये
क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लेंथ जिसकी वजह से ये वॉल्यूम स्वेप हुआ, into velocity into time is the distance, which is my length, which the molecule is traversing in this direction, and my time is 1. So this is the volume swept by the molecule in unit time. Pi d square into V, right? अब हम थोड़ी सी बात और करते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए. If there is n star number of molecule per unit volume, number of molecule per unit volume, then the यूनिट वॉल्यूम में मान लेते हैं हम n स्टार मॉलिक्यूल है, तो भैया v वॉल्यूम में कितना होगा, n स्टार इंटू v. जितना ये वॉल्यूम स्वेप किया, मान लेते हैं यूनिट वॉल्यूम में उस कंटेनर में n स्टार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है. तो जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, एक वॉल्यूम स्वेप्ट करते जा रहा है, तो उस इमेजिनरी सिलेंड्रिकल के v वॉल्यूम में जितना इसने यूनिट टाइम में स्वेप्ट किया, उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल in V volume will be कितना हो जाएगा बताइए, n स्टार इंटू V, और V हमारा क्या है, मीन्स n स्टार इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू V इंटू 1. यही तो हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है. ये वो मॉलिक्यूल है जो हमारा जो मूविंग मॉलिक्यूल है, इसके साथ कोलाइड करने वाला है. बात समझे क्या? उस इमेजिनरी सिलेंड्रिकल के v वॉल्यूम में यूनिट टाइम में हमारा मान लेते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ने एक v वॉल्यूम ट्रैवर्स किया, ठीक है. आई होप जा रहा है. सो बेसिकली हमारा जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा पहला वाला मॉलिक्यूल जिनके साथ टकराने वाला है, जिनके साथ कोलाइड करने वाला है, वो ये है. मतलब इतने मॉलिक्यूल के साथ टकराने वाला है. और कौन टकराने वाला है, हमारा सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल. क्यों हमारा सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ये क्यों, क्योंकि बाकी सारे मॉलिक्यूल को हमने रेस्ट पे एज्यूम कर रखा है, राइट. तो एक एक करके ये सबके साथ टकराता जाएगा. तो कैन आई से number of collision made by the gaseous molecule, moving gaseous molecule in unit time. तो यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम में टोटल उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल थे, ये सबके साथ जाके टकरा जाएगा, राइट. तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भैया Z1 से. और Z1 को क्या मैं लिख सकता हूं, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय ए सिंगल मूविंग मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, ठीक है. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए. सिंपल, ये एक मॉलिक्यूल है, उस कंटेनर में मान लेते हैं इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और ये मूविंग मॉलिक्यूल जाके सबके साथ टकराने वाला है. तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन यही n स्टार इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू v, where v is the velocity. I hope यहां तक की कहानी क्लियर होगी. This is the total number of collision made by a moving gaseous molecule in unit time. इस मूविंग मॉलिक्यूल ने एक सेकेंड में या यूनिट इतने नंबर ऑफ कॉलिजन्स किए होंगे. चमका क्या, राइट. चलिए, अब अभी तक तो हमने माना था क्या कि हमारा एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ हैं, रेस्ट पे हैं. लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होगा? नो. सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, ठीक है. इन रियलिटी ऑल द मॉलिक्यूल्स वुड बी मूविंग, राइट. तो अब हम यहाँ पे हम लोग एक और बात मान लेते हैं
कि ऑन एन एवरेज जो मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे थे और एक दूसरे के साथ जो टकरा रहते हैं, वो मैक्सिमम कोलिजन जो होता है वो उस समय होता है व्हेन दे आर मूविंग परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मींस एक हमारा गैसियस मॉलिक्यूल है जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था विथ अ वेलोसिटी v, और एक हमारा गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और यहां पे आके दोनों टकरा गए। समझ में आया क्या? आई होप जा रहा होगा। तो क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हम लगा सकते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग देयर सेंटर्स कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी along their center is how much? ये √2v, राइट? ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी अलोंग दियर सेंटर। ठीक है, तो अब हमारा Z1 क्या हो जाएगा? द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स met by this particular molecule when all the movings are when all the molecules are moving and they are colliding with each other। क्या मैं लिख सकता हूं pi d square into √2v into 1 area, cross sectional area, length in unit time traversed by the molecule, right, into total number of molecule present in unit volume। This is my volume v and this is n star, number of molecules in unit volume। so total number of molecules इतना, और ये इतने molecule के साथ भैया टकरा जाने वाला है, right? ये हमारा है नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम। Z1 क्या है? नंबर ऑफ कॉलिजन per unit time। Now, and when considering all the molecules are moving and they are moving on an average with perpendicular with respect to each other, उनका कॉलिजन एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए, आई होप ये चमका होगा। अब हम लोग बात करते हैं मीन फ्री पाथ। क्या मैंने पहले ही बोला था? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, राइट? क्या हमारा मीन फ्री पाथ यही है? मीन फ्री पाथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल लैम्डा से। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। इसको निकालने के लिए क्यों ना अपन कर दें कि इस गैसियस मॉलिक्यूल ने जितने कॉलिजन किए हैं सबके में जितना जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो यूनिट टाइम में इस मॉलिक्यूल ने जितना कॉलिजन के बाद डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इन यूनिट टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम divided by total number of collisions। आई होप ये भी गया होगा, राइट? चलिए, तो क्या मैं लैम्डा को ऐसे लिख सकता हूं? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम? द मॉलिक्यूल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है तो उसका वेलोसिटी v ही है, और यूनिट टाइम में इनटू 1, टाइम इज 1। तो क्या ये मेरा डिस्टेंस यूनिट टाइम में मॉलिक्यूल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और उस यूनिट टाइम में कितना कॉलिजन हुआ था? तो Z1 कॉलिजन हुआ था, राइट? और Z1 क्या है? पाई d स्क्वायर √2v इंटू 1 इंटू n स्टार। मतलब v से v तो कैंसल, तो लैम्डा क्या है? बेसिकली 1 बाई पाई d स्क्वायर √2 into n star, where n star is the number of molecule per unit volume। This is my
मीन फ्री पाथ फॉर्मूला। आई होप ये तो गया होगा, चमका सबको। अब चलिए हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं कि आइडियल गैस सिचुएशन का। हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखा है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, राइट? वी हैव स्टडीड दिस। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मोल्स। कैन आई राइट पी इंटू वी इज इक्वल्स टू n by Na, number of molecules divided by Avogadro number, is nothing but number of moles, right? Into R into T। अरे ये होगा या नहीं होगा? होगा ना। अच्छा, तो अब बताओ प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर को लिख सकते हैं क्या? N by V into Na into RT, लिख सकते हैं क्या? पक्का? तो प्रेशर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, P इज इक्वल्स टू, अरे ये N by V क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या N स्टार लिख सकते हैं क्या? N स्टार डिवाइडेड बाय Na इंटू RT। अच्छा, हमने गैसेस स्टेट में ही पढ़ा था, R by Na एक फिर से कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कैन आई से P इज इक्वल्स टू N star into A is a constant into T. So can I write N star equals to P by KT? गया क्या? अच्छा, अभी जस्ट हमने डिराइव किया था lambda equals to, lambda is my main free path and that is equals to 1 by root 2 pi d square, where d is the diameter of the gaseous molecule, into N star, and N star can be written as P divided by KT. KT will go up. पक्का? गया क्या? आई होप गया होगा। अब भैया देखो, अगर ढंग से थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं हम लोग, तो ये हमें मिलता है कि ये तो कांस्टेंट है, डायमीटर भी तो ऑब्वियसली डायमीटर रिजिड है तो इसका चेंज नहीं हो रहा होगा, ये पूरा का पूरा पैरामीटर कांस्टेंट, ये के भी हमारा कांस्टेंट। तो क्या कैन आई से लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। मतलब जो हमारा है मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वाइट ऑब्वियस सी भी बात है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, मतलब या तो वॉल्यूम कम हुआ होगा, तो मॉलिक्यूल के कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? कम होते जाएगा। अरे कॉलिजन के बीच का डिस्टेंस ही तो फ्री पाथ है। ये मॉलिक्यूल गया, इसके साथ कोलाइड किया, इसके बाद ये इसके साथ कोलाइड किया, तो दो कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज फ्री पाथ, और उसका जो एवरेज डिस्टेंस था दैट इज मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ को क्या मैं कह सकता हूं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? अच्छा, अब हमने गैलोसिक्स लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था भैया? P is directly proportional to T provided V and N is constant, right? पढ़ा था क्या? N तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो अगर मैं कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स कर दूं तो क्या लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट? मतलब अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो मीन फ्री पाथ, इवन तुम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज भी करते रहोगे, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आई होप ये मीन फ्री पाथ आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। The average distance traveled between the two successive collision is nothing but mean free path, right? Thank you.